चेन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, जिसका उस समय शायद मार्क्स को ध्यान भी नहीं था और वो उसकी परिकल्पना भी नहीं कर पाए। परिकल्पना नहीं थी, बिल्कुल। वो दो हैव और हैव नॉट की परिकल्पना और उसी में फंसे रहे। हाँ, तो आप अपने पर्सनल अनुभव के बारे में कह रहे थे जिसने आपकी विचार को बदल दिया। हाँ, देखिए, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने आपने जो अभी इतना एक्सप्लेन किया उसके एवज में मैंने एक शब्द बोल दिया था उस वक्त कि इट इज नॉट एब्सोल्यूट साइंस। दैट्स व्हाट आई सेड। सोशल स्टडीज कैन नॉट बी एब्सोल्यूट साइंस। सोशल साइंस आप कहते रहिए अपने आप को एक लॉजिकल और एक उसको एक इक्वेशन फॉर्म में किसी चीज को रखने के लिए कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन इट इज नॉट एब्सोल्यूट साइंस। इट इज अ ह्यूमन फैक्टर जब उसमें आता है, तो इट इज अ ह्यूमैनिटी, इट इज मोर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मैं आपको 70s 80s पे लाना चाहता हूँ कि सर सब 70s 80s में हम जब इस विचारधारा के तहत, जिनको आप क्रांतिकारी कहते हो, उस राजनीतिक दल के साथ और उनके सपोर्टर बनकर हम जब काम किया करते थे और उनके छात्र नेताओं के बीच में हम लोग काम करते थे, छात्रों के बीच में काम करते थे, उस वक्त मेरा क्या मानना है कि हम एक सिर्फ राजनीतिक दल बनकर रहते थे और राजनीतिक दल बनकर हमारी लॉयल्टी, जो मैंने बाद में अपने समय के बाद बता रहा हूँ, मैं जो समझ में आया कि हमारे यहाँ के लोग क्यों हमको डॉगमेटिक नजर आने लगे या पिछड़ेवाद लगने लगे, क्योंकि ये क्या करें, उस मार्क्स की जो फिलॉसफी है उसको सिर्फ पकड़कर बैठ गए। उसके अंदर इंडिया में कैसे उसके अंदर एडजस्ट होना है, क्या उसके साथ काम होना है, वो ना करके चाइना ने क्या किया, डेंग जियाओपिंग जब ये रियलाइज करा, पहली बात तो उनको कोई भी डिसीजन लेना रिलेटिवली आसान था, क्योंकि कम्युनिस्ट रूल का मतलब क्या होता है, वन पार्टी डोमिनेशन, one party rule in that country. So what they have to do? They do not have to seek permission from each and every corner of the society. उनका जो नेता है, प्रमुख नेता है, उसने सोचा कि आज हमारी चाइना की आवश्यकता क्या है। उसने देख लिया था मेरे पास भाई लेबर ही लेबर है, मुझे पूंजी की जरूरत है, तो डेंग जियाओपिंग ने ये एक्सेप्ट किया। नाउ ही मे बी ए कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, माओइस्ट, उसको कुछ भी कहिए, बट फर्स्ट ही वाज अ चाइनीज। और मैं जो आप पे जो विषय पे लाना चाह रहा था वो यही था कि सर देखिए, आप क्यूबा में जा लीजिए, आप कोरिया में चले जाइए, वियतनाम में चले जाइए, मैं कई देशों में जिनमें रहकर आया हूँ, कई लोग तो घूम के आने को कहते हैं, मैं सर रह के जीवित रह के आया हूँ उनके यहाँ कुछ वर्षों तक, जिनको समझाओ, फिर उनके बारे में रिसर्च करी मैंने। कोरिया के बारे में जैसे मेरा वो टॉपिक था, मेरा रिसर्च टॉपिक था, वो मेरा ईस्ट एशियन स्टडीज का मैं स्टूडेंट था, तो मेरा तो बाकायदा वो मैं जब कोरिया में रहा तो वो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट बाद में होते थे, पहले वो कोरियन होते हैं। एंड दैट इज द रीजन डेंग जियाओपिंग was a Chinese first. He said, I have to look after my China. So what does my China need? Can this philosophy alone fill the stomach? Can alone this philosophy bring me this? Probably he thought no. So that is why he went out. He said, what I need technology. Technology comes from where? From the West. तो अमेरिकास गए, इन्वेस्टमेंट लाए, पूंजी भी लाए। अब वो क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से ये सब कर रहे थे, तो उसको आपने ये कहते रहे वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है। लेकिन कम्युनिज्म क्या, वहां कम्युनिज्म ऐसा कुछ आ गया है कि भाई सब लोग बराबर हो गए? जी नहीं, ऐसा तो नहीं आया। आज भी हम मिलेनियर्स होते हैं। अंतर यह है कि उस वक्त आप किसी दूसरी सोसाइटी में आप इंडिपेंडेंटली बेसिस पे होते हो, वहां गवर्नमेंट के शेल्टर में आप मिलेनियर बिलियनर होते हो। जैक मा जो अलोन जिसने अपना कुछ काम किया था इंडिपेंडेंटली, फाइनली ही हैज टू सकम टू द चाइनीज गवर्नमेंट। अब उसको आप कम्युनिस्ट रूल कहोगे, आई डोंट नो, मैं चाइना को कम्युनिस्ट मानता ही नहीं हूँ। इट्स ए टिपिकल डिक्टेटोरियल पार्टी which is one party rule. It's not a communist system. They are not anymore following Marxism. मैं मार्क्स का फोटो लगा लूं और काम करूं सारे उल्टे, और मैं कहूंगा मैं तो मार्क्सिस्ट पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, मार्क्सिस्ट हूं, तो यहाँ पर उस तरीके के लोग बहुत ज्यादा हैं सर। जब आपने कहा था कि भाई पुराने दिनों को आपको कैसा लगा, तो मैंने कहा कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है। मुझे दुख इसी बात से होता है कि जब मैं उस फिलॉसफी के साथ बाहर निकला अपने देश से बाहर और उनके पास गया जो इनसे भी बहुत सीनियर थे और जहां से ये सीख कर आते थे, मुझे लगा कि भाई वो अपने देश के, अपनी संस्कृति के पहले हैं, उसके बाद वो मार्क्सिस्ट, उसके बाद वो कुछ और चीज है। एंड दैट इज द रीजन आज वो जो हमारे कम्युनिस्ट स्कूल जिनको अपने सो कॉल्ड पार्टीज यहाँ कुछ झंडा लेके बैठी हुई हैं, जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे हम तो ये ओरिजिनली हम ये हैं, हाँ ये एक फिलॉसफी है, क्या इसके तहत हम अपने समाज के अंदर सुधार ला सकते हैं, उस फिलॉसफी का सिर्फ आप उतना यूज करके जब आप लाओगे, दैट इज द रीजन कि इंडियंस की एक
अपनी पहचान बनेगी, शायद वो उसके अंदर चेंजेस लाते, वो एक्सेप्टेंस भी होती। लेकिन आप चाइना का जब कंपैरिजन करते हो, रशिया का आप कंपैरिजन करते हो, नॉर्थ कोरिया का आप देख लीजिए, क्या नॉर्थ कोरिया वो मार्क्स को लेके घूम रहा है? कहीं मार्क्स का फोटो भी नहीं होता उनके यहाँ। लेकिन ये कुछ जो लोग हैं, और क्योंकि वो एक डिक्टेटोरियल है और चाइना का इस वक्त वो सपोर्टर बना हुआ है, उधर रशिया के साथ आता है, तो हमारे यहाँ ये लोग, दे आर नॉट इवन सिंसियर, दे आर नॉट इवन डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ मार्क्सिज्म। दैट इज व्हाई आई कॉल देम दे आर वन ऑफ द हिपोक्रेट, क्योंकि ये कहते कुछ है, करते कुछ है। मार्क्सिज्म तो इन्होंने अपने जीवन में उतारा ही नहीं है। अगर इन्होंने उतारा हुआ होता तो 60s से 70s के बीच में जो इनके बीच में गैप आए थे, कानू सन्याल, चारू मजुमदार को लेकर के जो इनके बीच में हुए थे, अब मतलब ठीक है वो लोग चले गए उनके पीछे से, मैं किसी का नाम इसलिए लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बातें करते हैं तो कई बार मतलब वो अच्छा नहीं लगता कि अब पीछे से वो लोग जिनके स्वर्गवासी हो चुके हैं उनके पीछे से हम कुछ बात कहें। तो वो लोग भी अपनी कॉज लेकर लड़ रहे थे, कॉज था। आप किसी कॉज को लेकर जब लड़ते हो तो वो एक आपके अंदर जोश देता है, मोटिवेट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वो रिलेवेंट है आज के समय में? अगर नहीं है तो मुझे स्वीकार करना चाहिए। मुझे ये मैं एक स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती कि मैं जिस फिलॉसफी के साथ उस वक्त था, आज वो फिलॉसफी फॉर ए स्टडी पर्पज इट्स ओके, बट when we teach about that philosophy, we must teach now to the young kids about the lacunas in that philosophy और strength, weaknesses and strength दोनों चीजें पढ़ाई जाए और बस पढ़ा के छोड़ दिया जाए। ये नहीं कि भाई यही एक चीज है और वापस उस पर लौटना पड़ेगा। क्यों लौटना पड़ेगा? और यूं तो साइकिल है, हर चीज आएगी भी और जाएगी भी। हम भी कह सकते हैं लौट के सबको वैदिक वैदिक काल में आना ही पड़ेगा। तो जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैं आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जो भी चाहे वो कानू सन्याल हों या चारू मजुमदार हों, उनके बारे में बहुत सारी हमने सुना है, उनका अंत कैसे हुआ वो भी हमें मालूम है। उनकी लाइफ और उनकी फिलॉसफी के आधारित कुछ नाटक में हमने रोल भी किया है, तो एक लोग कहते हैं। आपने कहा कि ये लोग चले गए हैं, जो लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं उनके बारे में कुछ कहना कुछ ठीक नहीं लगा, आपने ये एक बात कही। लेकिन आप देखिए कि वामपंथी लोग, जो सावरकर को माफी वीर मानने में और स्थापित करने में जो दूसरे तो लोग लगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनका 24 घंटे वामपंथियों का तो इसके अंदर पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, वो ही इसको साबित कर रहे हैं। जबकि आपको मालूम है कि उस समय कोई भी ये स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है। किसी आदमी को 2 जो है ना वो उसकी कारावास नहीं मिला 2 जीवन काल का, 2 उसका और उसका कोई कंपेरिज़न जिस तरह की कोलू बेल की स्थिति में उनको लगाया गया था अंग्रेज़ों ने, दूसरे को लगाया नहीं। जो विशिष्ट 2 बड़े नाम है उनको भी नहीं लगाया, हम नहीं नाम लेना चाहेंगे। तो ये तो एक बात है और दूसरी बात मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो पिछले कम से कम भारत की बात कर लें या कि दुनिया की बात कर लें या 100 साल की बात कर लें, कि जो वामपंथ है, जो कि मार्क्सवाद है, जो कि कम्युनिज़्म है, जो कि सोशलिज़्म है, वो कुछ भी एक पूरी बास्केट में बहुत सारे सपनों का एक संसार है। वो सपनों का संसार दुनिया के किसी भी देश में स्थापित तो हुआ नहीं। उसने गरीबों को अमीर तो कहीं बनाया नहीं। चीन में बनाया है तो इन संसाधनों को, इन विचारधाराओं को त्याग करके ही बनाया है और दूसरी जगह भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कोई भी देश जो पूर्ण रूप से वामपंथी विचारधाराओं पे, उनके जो इकोनॉमिक मॉडल पे चल के तो आगे बढ़ा नहीं है। तो हमारे देश में आज भी बिना किसी एनालिसिस के ये पिछले 50 साल 100 साल के एनालिसिस के, उसके अनुसंधान के बिना उसी तरह से मार्क्सवाद पढ़ाया जा रहा है जो 1960 में 1950 में पढ़ाया जा रहा था और बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है जहाँ 15-15 20-20 लाख रुपए की फीस देके छात्र लोग जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अंदर बड़े-बड़े नाम मैं तो नाम लेता हूँ प्रताप, भानु, मोहता जो है वो अशोका यूनिवर्सिटी में मार्क्सवाद की क्लास ले रहे हैं जहाँ के स्टूडेंट लाखों रुपए की फीस लेके जाते हैं। तो इसका रिलेवेंस क्या है? यानी कि कोई असेसमेंट नहीं है, कोई रीअसेसमेंट नहीं है, कोई रीअलाइनमेंट नहीं है क्या ये? या वो लोग बिल्कुल ही उसमें मतिया गए हैं? इसको तो मटिया नहीं कहेंगे सर। देखिए मतलब आप अगर आई डू नॉट नो मच अबाउट अशोका यूनिवर्सिटी के वो अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और जिनका आपने जिनका नाम लिया,
यूनिवर्सिटी उसका एक नामकरण है, लिबरल आर्ट की यूनिवर्सिटी है, उसमें वामपंथी घुसे पड़े नहीं, हैं। आप लिबरल आर्ट नहीं है, देखिए मेरा तो उसमें कोई, आप देखिए कई बार क्या होता है, हम जो एब्सोल्यूट कोई निगेटिव चीज होती है उस पर भी हम रिसर्च कराते हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन दैट वो फिर उसको पता होता है कि दिस कैन नॉट बी द मेन स्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल कोई पेंटिंग करता है तो पेंटर, अब कितने लोग पेंटर बन सकते हैं, तो पेंटिंग का एक छोटा सा सेक्शन होता है पूरे समाज में, वो छोटे से लोग कुछ लगे होते हैं, ऐसे ही वो किसी एक विचारधारा पर लगे हैं रिसर्च करने में। कोई पहली बात तो ये है कि ह्यूमैनिटीज के अंदर कोई ऐसी रिसर्च तो होती नहीं है कि जो कोई बहुत डेवलपमेंट करके आप ला दो, या तो ये है कि इतिहास में से कोई आप संशोधन करके आप ला रहे हो। मैं तो आपकी इस बात पे आता हूँ, जैसे आपने कहा कि भाई सावरकर जी को कोई, मतलब इस पर डिबेट हुई है, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, और मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से भी हूँ जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का माहौल बचपन से मैंने देखा। मेरी माँ एजुकेशन में रही, मेरे फादर वॉज इन रॉयल इंडियन एयरफोर्स, मेरे सारे बड़े भाई, मतलब मैं सबसे छोटा भाई हूँ अपने भाई बहनों के बीच में, वो सब मास्टर्स और ये सब किए हुए होते। मेरे घर में पढ़ाई का माहौल रहता था, डिस्कशंस होते थे। मैंने अपने घर पर कभी भी सावरकर जी के बारे में कोई डिस्कशन होते हुए बचपन में नहीं देखा था। मैं जब बड़ा हो गया, पूरी हिस्ट्री शायद जो थोड़ी बहुत हमको पढ़ाई गई थी उस पर ही मैंने कहीं उनका नाम नहीं सुना था। अब देखिए, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे वो अध्यापक गण, अगर उनको ये पता था कि किसी का ये कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये उसकी कभी भी थी, सवाल इस बात का नहीं होता, जब आप इतिहास पढ़ा रहे हो तो अच्छा हो या बड़ा हो, बुरा हो, उसकी सच्चाई आपको रखनी है तथ्यपूर्वक, साक्ष्य के साथ, कि भाई ये चीज है, आप परोसो अपनी नई जनरेशन को पूरा फुल फ्लैजेड इन्फॉर्मेशन करो। लेकिन आपने किसी एक व्यक्ति को पूरा गायब कर रखा है, और इसीलिए अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनके बारे में लाया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है, नई जनरेशन को, तो जो स्थापित लोग हैं उनको लग रहा है हमारा तो सब कुछ, हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी, भाई हमने तो इस चीज, इस व्यक्ति के बारे में कोई पढ़ा ही नहीं। मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ था माधव जी, अगर आपने ये इस शिक्षण पे आप अपने टॉपिक ले ही आए हैं, देखिए जब हम भी जो एस्टेब्लिश नाम है हिस्ट्री की, रोमिला, बिपिन चंद्रा, मुखिया, ये सब लोग मतलब बड़े रिस्पेक्टेड हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोग थे, और बड़े चाव से इनके पानिकर साहब, इनके कोई भी डिस्कशन होते थे हम बड़े चाव से सुनने जाते थे, बड़ा रिस्पेक्ट था। मुझे सबसे बड़ा दुख, अब वो कितना सत्य है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहीं अखबार में ही पढ़ा था कि किसी सुप्रीम कोर्ट में या किसी एक दूसरे नए रिसर्चर ने जब कोई रिसर्च करके इंडियन हिस्ट्री पे रिसर्च कर रहा था, तो उसने इन रोमिला से और हरवंश मुखिया से कुछ एक अपना तथ्य पूछा था। तो हरवंश मुखिया जी ने तो ये कह दिया था कि मैंने ये रोमिला थापर की बुक में से लेके लिख दिया, खाली कोट कर दिया है। उसने फिर वो लेटर वेटर लिख के जब रोमिला थापर जी को लिखा, तो रोमिला थापर ने कहा था नहीं, मैंने किसी एक बुक में एक बस ऐसी एक लाइन पढ़ी थी, मैंने वो वहां लिखी हुई है। तो उनके पास उस हिस्टोरिकल कोई फैक्ट, कोई सबूत, कोई प्रॉपर कोटेड चीज नहीं थी। और मैं उन लोगों को इतना रिस्पेक्ट करके, इतना आइडियल मान के कि भाई ये तो जब कहते हैं ठोक बजा के सत्य ही कहते होंगे, इस इमेज के साथ में पढ़ा हुआ, फिर मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे कि ये तो वो लोग हैं जिनको संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता था। तो फिर ये हमारे पुराने उन चीजों के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं, और करने का मतलब उनको एक्सेप्टेंस दी हुई कि जब आपको संस्कृत नहीं पढ़नी आती, तो स्क्रिप्चर जो हमारे पुराने पुराण हैं, स्क्रिप्चर, उनके बारे में आप चुप ही रहिए ना। भाई आप उस भाषा को जब नहीं सीख सकते तो माइकल टॉड को पढ़ के आप यहाँ पढ़ाओगे क्या हमको? तो मेरा ये, जब ये मेरे जागरूकता आई और मैं बाहर गया, मैंने लोगों का जब ऑस्ट्रिया में देखा कि वो अपने गर्व कैसे करते हैं, कोरियंस को समझा कि वो अपने जीवन पे अपने गर्व कैसे करते हैं, छोटा सा पिद्दी सा देश सिंगापुर है, उनको जब देखा कि उन्होंने जो हिस्ट्री 65 के बाद ही लिखना शुरू किया है, व्हाट मेक्स हिस्ट्री ऑफ द नेशन, हमारे यहाँ जब मुझे ये आभास हुआ तो मुझे बड़ा दुख होता है। और उस वक्त मैं कहता हूँ कि वो जीवन मेरा जो है, मतलब passionately I used to love them, I used to be with them, I used to participate with my heart and soul। तो वो ऐसे तो मुझे कोई दुख नहीं है कि ठीक है, आदमी जब कुछ भी ऐसा पैशनेट के साथ करते हो तो समथिंग दैट यू लर्न। लेकिन मुझे लगता है कि आई वाज बीइंग चीटेड, और ये समाज के उन ठेकेदार जो अध्यापक गण के उसमें आते हैं, जो बड़े बड़े लेखक हैं, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को कहीं थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं? अगर आज वो पब्लिकली अपॉलॉजी कर रहे हैं कि नहीं, हाँ हमको मालूम था और हमने झूठ बोला, तो भी शायद मेरे दिल को शांति मिले। लेकिन वो जब सरासर उसके बाद भी झूठ लगे रहते हैं, तब मुझे बड़ा अफसोस होता है। और एक सेक्शन है सोसाइटी का आपका, रूलिंग क्लास में भी, वो ऐसे लोगों को जरूर पूछता रहता है। देन यू फील चीटेड कि भाई सत्य तो बोलो कम से कम।
आप कोई भी हो, आप मार्क्सिस्ट हो, आप किसी और विचारधारा के हो, आप कीन्स को सपोर्ट करने वाले, कुछ भी हो, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, बी ह्यूमन। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपने ये साझा किया अपना एक विशिष्ट अनुभव कि आपने कितनी श्रद्धा रखी और उस श्रद्धा कि एक छात्र में, एक सीखने वाले की जो एक मानसिक स्थिति होती है कि वो मानता है कि उसके जो अध्यापक हैं, उसके जो साथी हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं और आपने वो शिक्षा ग्रहण की। लेकिन आगे जाकर के आपको विभिन्न परिस्थितियों में ये जानकारी मिली कि ये सब कुछ बहुत बड़ा छद्म था, ये झूठ था और ये झूठ का संसार लगातार चला जा रहा है और जैसा बार-बार माना जा रहा है कि भारत एक विचित्र और विवश देश है। जो अपने इतिहास से घृणा करता है और ये सिखाया जो है ना, ये अधिकतर ये जो शिक्षा दी है, ये उन्हीं लोगों ने दी है जिनका किन्हीं परिस्थितियों के कारण आपने शिक्षा ली और आपने उनको गुरु माना। तो ये जो एक झूठ का संसार है जो एस.एल. भैरप्पा की जो बातचीत है, जो कि कन्नड़ के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और जो कि जो स्वतंत्रता के बाद में जो कमिटी बनाई गई थी कि जिसमें इतिहास कहाँ कैसे लिखा जाएगा, तो इतिहास में जो वास्तविक इतिहास है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने कह दिया कि इतिहास तो हमको इस तरह से लिखना है। हम्म। एक पर्टिकुलर तरीक तो फिर एस.एल. भैरप्पा ने कह दिया कि फिर अगर इस तरह से आप इतिहास लिखने वाले हैं, लिखने की प्रयास करते हैं, तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं हो सकता है। तो उनको बहुत बड़े एक ब्यूरोक्रेट थे जो है वो उन्होंने कह दिया कि ठीक है फिर तो फिर हम आपकी सेवाएँ बाद में कभी आवश्यकता होगी तब तो लेंगे। तो एक बड़ा एक झूठ का मतलब एक ही एक विचित्र और विवश देश है, जो अपनी संस्कृति से अपने सनातन जो है ना वो इतिहास से और अपनी उस सब से घृणा करना हमको सिखाया गया है और इस घृणा करने में जो सबसे बड़े पुरोहित रहे हैं, जो सबसे बड़े इसके अंदर जो बातबाज रहे हैं जो कि कथावाचक रहे हैं, वो वही वामपंथी लोग अधिक रहे हैं। उनको प्रायशः अलग शक्तियों ने दिया है, लेकिन ये मुख्य पाप उन्होंने ही किया है। तो आपने अपना एक पर्सनल अनुभव बताया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते और समझते होंगे, लेकिन वो विभिन्न कारणों से कह नहीं पाते हैं। तो आप कहते रहे हैं और आपके जो पुराने जो साथी हैं, वो आपसे शायद कई बार हमारी बातचीत हुई है कि आपसे बड़े विमुख रहते हैं, थोड़े नाराज़ खफा, रहते हैं। नहीं मस्ती तो करते हैं, लेकिन हाँ, उनको नहीं लगता बस है कि मैं इतना क्यों बोलता हूँ, बातें क्यों बताए बोल देता हूँ, कोई बस भी ये है, व्यक्ति ठीक है। जो भी कोई भी व्यक्ति जो उसने अनुभव लिया है और वो अपने पिछले अनुभव पे, अपने नहीं गुरुओं माधव जी, पे इसमें 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 आजकल एक बड़ा एक शब्द चल रहा है ना, लाभार्थी। देखिए, जो लोग उस विचारधारा के तहत जिन्होंने लाभ प्राप्त किया अपने जीवन बिल्कुल, में, अब तो उनके लिए वो कहना थोड़ा नेगेटिव ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग क्योंकि उस से पूरा कट गए थे, फिर एक नई स्ट्रगल करके नया जीवन बना के आए हैं, तो शायद मेरे लिए रिलेटिवली इजी होता है किसी स्पष्ट बात को सीधा कह देना, क्योंकि मेरा भाई आई एम नॉट फील ऑब्लाइज टू एनीबॉडी। उनको शायद लगता है ऑब्लिगेशन है कि भाई दे वो उन्होंने उस बात की रोटी खाई है या करा है, तो एक उनका कमिटमेंट रहता है, रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो कि भाई ठीक है वो रखिए। लेकिन मेरा मानना ये है, कम से कम माँ बाप आने वाली जनरेशन को सच बताइए। और मैं इस बात में, आप खत्म कर रहे हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट तो रहा नहीं हूँ, लेकिन जिज्ञासा वक्त जैसे जेएनयू का कल्चर होता है, हम सब जगह सुनने जाते थे, और हिस्ट्री एक ऐसा विषय होता था कि जितने बड़े नाम थे वो वहाँ उस वक्त उपस्थित थे, तो कोई ना कोई डिस्कशन चल रहा है तो हम सुनने जाते थे। मैं नई जनरेशन के, या जो इस बात पर किसी को देखने वाले अभिभावक गण हैं, वो अपने बच्चों को सही इतिहास का या कई दूसरे लोगों का जो कंफ्यूजन है उसको जानने के लिए, एक सीरियल आता है दूरदर्शन पर रविवार के दिन, रंगोली खत्म होने के पश्चात होता है। मैंने एक दिन देख लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं हर संडे देखने लगा हूँ। तो उसमें कई अनगिनत नाम हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसको हमको कभी नहीं बताया गया था, नहीं पढ़ाया गया था। एंड दिस सरप्राइज, अगर अगर अब स्वराज गलत कर रहा है, तो मैं कहूंगा उन लोगों को आना चाहिए भाई ये सब तो थे ही नहीं। और अगर वो सब जानबूझकर हमको नहीं पढ़ाया गया था, तो मतलब ऐसे लोगों को अब ये समाज देखे कि ऐसे लोग हमारे अध्यापक रहे थे, तो विच इज नॉट वेरी राइट। तो ये आपने अपना पर्सनल अनुभव भी और आपके आसपास की में जो भी घटनाएँ हो रही थी आपके विद्यार्थी काल में और बाद में जबकि आप कार्यरत थे,
दुनिया के दूसरे देशों में जिनको बताया जाता है कि ये खून चूसने वाले पूंजीवादी देश हैं, लेकिन आपको तो लगा कि वहाँ जाकर के आपका खून बढ़ गया। तो एक विमर्श में कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि कितना झूठ, मतलब झूठ भी कितना बोला जाए, किसी विमर्श को कितना तोड़ा-मोड़ा जाए, मतलब कुछ लोगों को तो शर्म भी नहीं आती है। और परिस्थिति ये आज भी है, आज भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलाना आदमी वामपंथी है, यानी कि फिर काम का है। मतलब सरकार के काम का है, समाज के काम का है। लेकिन वास्तविकता में तो अनुभव ये है कि वो किसी काम की नहीं है। उन्होंने समाजों को तोड़ा है, हत्याएँ की हैं। बंगाल का 34 साल का इतिहास जो जानते हैं, आज बंगाल में जो आग लगी है, उसको किन्होंने लगाई? उन्होंने ही तो लगाई है। ये बात है कि लोग सोचते थे कि बदलाव के साथ में वो आग रुक जाएगी, लेकिन वो आज भी रुकी नहीं है। बंगाल में कितनी हत्याएँ हो रही है, कितनी चुनावी हिंसा हो रही है, उसमें हमारे देश के विद्वानों को कोई चिंता नहीं है, ये कहीं और होती। इसी तरह की हिंसा अगर उत्तर प्रदेश में हो जाती, तब आप तांडव देख। हाँ, तो वो तो है ना, पॉलिटिकल है ना, वो उनका गेम है, पॉलिटिकल पार्टी है तो उनका काम है। लेकिन देखिए वायलेंस तो पार्ट ऑफ जो, क्योंकि रिवॉल्यूशन यू सी, वायलेंस हैज बीन पार्ट ऑफ, वायलेंस को ये लोग उस तरह क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वायलेंस फॉर व्हाट पर्पस? भाई मार्क्स के जो फॉलोअर्स थे, माओ के जो फॉलोअर्स थे, माओ तो कहते भी थे, भाई माओ मार्क्स से बने थे, माओ तो कहते थे पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। तो और फिर ये आपने देखा होगा, जो मैं जिनके दो लोगों के नाम लिए थे, उनका जो ग्रुप था इंडिया में, वो भी कहता था कि फेस्टिवल, सॉरी, इलेक्शन इज द फेस्टिवल ऑफ आसेस, रिवॉल्यूशन इज द फेस्टिवल ऑफ मासेस। तो जब ब्लड रिवॉल्यूशन होगा वो होगा रियल फेस्टिवल। तो ये तो वायलेंस तो इनका पार्ट ऑफ, वायलेंस इज पार्ट ऑफ नहीं, देयर, व्हाट यू से, फिलॉसफी, 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 ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ फिलॉसफी। तो धन्यवाद नीरज जी, आपने इतनी सारी बातों पे अपने जो है अपने वास्तविक अपने जो व्यक्तिगत अनुभव हैं और उसकी जो समझ है, उसको सोच समझ करके जो भारत में जो वामपंथ का एक मायाजाल रहा है, मकड़ जाल रहा है, वो आज भी है। उसमें नई दृष्टि कोई भी नहीं है। आज भी देश के विद्यालयों में और कॉलेजों में उसी हिसाब से वामपंथ को पूजा पाठ की तरह से पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि 50 और 60 और 70 के दशकों में पढ़ाया जा रहा था। यानी कि इस दौरान में जो भी कुछ दुनिया भर में हुआ है, उसकी कोई गणना नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई समीक्षा नहीं है। तो एक विचित्र स्थिति है। लेकिन आपने बात 25वीं में पधारे और अपने जो अनुभव और अपने जो आकलन आपने साझा किए, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25वें किसी एक और बात में। तो डॉक्टर नीरज साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद माधव जी, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो हमने बातचीत की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र छात्र नेता डॉक्टर नीरज रावत से, और उन्होंने अपने छात्र काल से लेकर के बीच के कई झंझावातों के जो समय रहे, उसमें किस तरह से वामपंथ को समझा गया, सीखा गया और क्या उससे अनुभव लिया गया, और क्या उससे लोगों की, बहुत सारे लोगों की वितृष्णा हुई, जो उन्होंने देखा, सोचा और समझा। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।